हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने परमार सर का जीके पीवाईक्यू सीरीज 2.0 का जो रेलवे वाला चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 6 का रिवीजन लेकर के, जिसमें कि आज हम लोग जो है लेक्चर 6 का रिवीजन करेंगे बहुत ही फास्ट तरीके से। ठीक है, सारी चीज़ को समझ के करेंगे। तो जो लोग भी रेलवे पीवाईक्यू सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं सर का, वो आप हमारे वीडियो को देख करके जो है क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का डिमांड है इसके पीडीएफ के रिगार्डिंग, तो पीडीएफ के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जो लोग यहाँ पर रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो मॉक टेस्ट देना होगा, तो मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक पास प्रो को ले सकते हैं और हमारा कूपन कोड यूज करके ले सकते हैं, जिससे कि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, बाकी जिनको लेना होगा देख लीजिएगा। इसके अलावा जो लोग हमारे साथ जो है वोकैब क्विज, मतलब जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनको वोकैब क्विज की नीड है, ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल हम लोग जो ब्लैक बुक से करते हैं, तो उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जिसमें कि आपको क्विज के फॉर्मेट में जो भी वोकैब का क्विज चलता है। साथ ही साथ दोस्तों हमारा जीके का जो क्विज, मतलब जीके का डिस्कशन है, वो भी चल रहा है पीवाईक्यू पार्ट 4 का। उस पे हम लोग चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एसएससी का पीवाईक्यू पार्ट 4 का जो है रिवीजन चलता है और एमसीक्यूज के थ्रू। तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। रात का टाइमिंग है, मतलब 8 बजे से स्टार्ट होता है, 8:15 बजे से। तो जिनको अगर ज्वाइन करना है ये चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 6 का है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि किसके प्रशासन महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल बन गया जब उसने मुगल साम्राज्य को समेकित किया। मतलब कि जिस समय आपके अकबर थे, तो किसके प्रशासन से जो है मतलब मोटिवेट हुए थे, या आप कह सकते हैं प्रभावित हुए थे, अकबर की बात बोल रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर शेर शाह सूरी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अकबर के बारे में बात करेंगे तो इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो कि हुमायूं का बेटा था। ठीक है, हुमायूं की जो मृत्यु जब हो गई थी 1556 ईस्वी में, ठीक है, ये अपने ही मतलब घर में मतलब जो लाइब्रेरी था, तो उनसे गिर कर के इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जो है आपका पानीपत का सेकंड युद्ध होता है, जो कि 1556 ईस्वी में होता है, और ये 13 साल की उम्र में जो है फिर ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, अकबर। हालांकि पहले इनका जो राज तिलक होता है वो पंजाब में होता है। ठीक है, और बात करेंगे कि कब से कब तक ये रहते हैं, तो 1556 ईस्वी में अकबर बनते हैं और 1605 ईस्वी तक शासन में रहते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन था कि किसके प्रशासन से प्रभावित थे, तो शेर शाह सूरी याद रखिएगा, यहाँ पर शेर शाह सूरी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा कि अकबर ने ही जो है जो मनसबदारी प्रथा है 1571 ईस्वी में स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके अलावा दासला भी जो है यहाँ पर स्टार्ट किया गया था इन्हीं के कार्यकाल में, जो कि टोडरमल थे। ठीक है, जो कि एक रेवेन्यू ऑफिसर थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो उनके द्वारा ये दासाला भी स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत था कि 10 साल के आधार पर जो भूमि का विभाजन किया जाता था, मतलब 10 साल का डाटा देखा जाता था, उसके आधार पर भूमि का विभाजन किया जाता था कि ये कैसा भूमि है। जैसे कि उसमें एक पुलाज हुआ करता था, जो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि था उसको पुलाज के अंतर्गत कहा गया। ठीक है, पड़ौती होता था जिसमें कि 1-2 साल के लिए जो है उस भूमि को खाली छोड़ा जाता था। चाचर बोला जाता था जिसको 2 से 3 साल के लिए खाली छोड़ा जाता था। और बंजर जिसपे कि मतलब कोई भी फसल नहीं हुआ जाता था, मतलब वो अनउपजाऊ भूमि हुआ करता था। तो इस टाइप का जो है आपका यही दासाला जो सिस्टम था, उसके अंतर्गत ये भूमि का विभाजन किया गया था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल इसका एक नवरत्न था, उसने किया था, जो कि एक रेवेन्यू ऑफिसर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी अगर आ गया तो शेर शाह सूरी के बारे में बात करते थोड़ा सा। तो शेर शाह सूरी के बारे में याद रखिएगा, ये एक प्रकार का मतलब अफगान था, जो कि आपके बिहार और बंगाल वाले एरिया में रह रहा था। ठीक है, तो इससे जो है चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध जो है 2 युद्ध लड़ा गया था। हुमायूं ने इसके विरुद्ध लड़ा था, लेकिन दोनों ही युद्ध में जो है हुमायूं आपका हार जाता है। ठीक है, और जा कर के दूसरी जगह शरण लेता है। फिर जब मृत्यु होता है तब हुमायूं आता है। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग देखे हैं पहले भी। ठीक है, बाकी शेर शाह सूरी ने रुपया मुद्रा की शुरुआत किया था, ये भी याद रखिएगा। जीटी रोड का निर्माण करवाया था इन्हीं ने। ठीक है, और जीटी रोड में ही साइड साइड में जो है सराय का निर्माण करवाया था। सराय क्या होता था, तो विराम स्थल हुआ करता था। ठीक है, इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था शेर शाह सूरी का, तो ये कलिंजर फोर्ट आपको याद रखना है। कलिंजर फोर्ट में जो है जो कलिंजर अभियान चल रहा था उसके अंतर्गत जो है उसी के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इसका समाधि स्थल के बारे में याद रखिएगा, सासाराम बिहार में पड़ता है। ठीक है, हुमायूं के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि दीन पनाह सिटी की स्थापना हुमायूं ने की थी। ठीक है, और इसके अलावा खिलजी की बात करते हैं। खिलजी वंश का जो स्थापना किसने किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। जब गुलाम वंश खत्म हुआ था तो जलालुद्दीन खिलजी इसकी स्थापना करते हैं 1290 ईस्वी में। ठीक है, और 1296 ईस्वी तक रहते हैं। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, जो कि इन्हीं का दामाद था। ठीक है, दामाद और भतीजा दोनों था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पर आते हैं 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक ये रहते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा चीज़ याद रखिएगा कि इनका जो कार्यकाल है 1296 से 1316 था। ठीक है, अली गुरसब इसका जो है वास्तविक नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। और इन्हीं ने मतलब
कौन कौन सी प्रथा स्टार्ट की थी, तो याद रखिएगा दाग और जो हुलिया था, हुलिया प्रथा को स्टार्ट किया था। दाग का मतलब कि घोड़े पर ठप्पा लगाया जाता था, और चेहरा प्रथा यानी हुलिया था जिसमें कि मतलब ऐसा था कि मतलब जो सैनिक थे, ठीक है, उसका डबल काउंटिंग ना हो सके, तो इसलिए यहाँ पर जो दाग और हुलिया प्रथा को यहाँ पर जो है चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा बाजार सुधार के लिए अलग अलग यहाँ पर जो है, मतलब इन बाजार सुधार के लिए काफ़ी सारे अलग अलग जो है यहाँ पर स्थापित कर रखे थे इन्होंने। जैसे कि सराय आदिल करके था जो कि एक कपड़ा बाजार था, शाहनाए मंडी था जो कि अनाज बाजार था, और मलिक काफूर को इन्होंने खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में, इसीलिए इसको 1000 दिनारी कहा जाता था। गुजरात जब गुजरात अभियान पर जब गए थे तो उस समय वहाँ से ये इनको खरीदा था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को, जो कि एक प्रकार का खिलजी का गुलाम था। और इसने जो है दक्षिण भारत में जो है अभियान किए थे, मतलब दक्षिण भारत में कई जगहों पर जो है इन्होंने मतलब शासन किया था और उस पर मतलब उसको अपने अंतर्गत किया था, ठीक है। जैसे कि अगर बात करेंगे सबसे पहले जो यादव वंश थे देवगिरी के, सबसे पहले उन पर जो है चढ़ाई किया था 1308 ईस्वी में। फिर उसके बाद जो काकतियाज वंश थे वारंगल के, वहाँ पे 1310 ईस्वी में उस पर फिर कब्जा किया। फिर उसके बाद जो हैसल वंश था, ठीक है, 1311 में हालेबिडु का, वहाँ पर इसने मतलब आक्रमण करके उसको अंतर्गत किया अपने। और फिर पांड्य वंश थे जो मदुरै में पड़ रहे थे 1311 ईस्वी में, उस पर फिर यहाँ पर किया था। तो दक्षिण भारत में पूरा यहाँ पर जो अभियान चलाया था मलिक काफूर ने, और उसको अपने अंतर्गत किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना अलाउद्दीन खिलजी का ही मतलब था गुलाम। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में जो है एक दरबारी कवि था जिसका नाम था अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो ने ही मतलब अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने तूते हिंद का जो है उपाधि दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी कव्वाली के पिता इनको जाना जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई थी जैसे कि हौज खास, सीरी जो सिटी थी, सेकंड सिटी है दिल्ली का, ठीक है, उसका निर्माण करवाया था, सीरी किला का निर्माण करवाया था, और अलाई दरवाज़ा जो कि कुतुब मीनार का एक एंट्री गेट है, ठीक है, उसका निर्माण करवाया था यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने ही। तो क्या क्या चीज़ें निर्माण कराया था ये भी चीज़ आपने पढ़ लिया। आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसने 3 कर भी स्टार्ट किए थे, घरई, चरई और जजिया कर, ठीक है। ऑलरेडी इस सब चीज़ के बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। चरई मतलब जो पशु चराते थे उस पर कर लगता था, घरई मतलब घर घर के मतलब लोगों पर टैक्स लगता था, और जजिया तो आपको पता ही है, ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। बाकी इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन कौन था, तो जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये गवर्नर था कारा का, याद रखिएगा ये भी चीज़। बाकी अलाउद्दीन गद्दी पे बैठने से पहले अमीर तुजुक एक पोस्ट था, ठीक है, जिसको कि समारोह का मास्टर कहा जाता था, उस पोस्ट पर ये था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा चीज़ याद रखिएगा कि इसने दीवाने कोही की स्थापना की थी, दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला व्यय पद्धति के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की दी गई अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था द्वारा दिए गए कुल आयात व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है जैसे कि जो आपका नेशनल इनकम निकलता है, ठीक है, राष्ट्रीय आय निकलता है, जो कि एक समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय आय 3 तरीके से काउंट किया जाता है, मतलब गणना किया जाता है उसका। पहला इनकम मेथड से यानी कि आय विधि से, दूसरा मूल्य वर्धित विधि या फिर आउटपुट मेथड से, या फिर एक है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसके अंतर्गत ये एक फार्मूला है C+I+G+X- ठीक है, जिसमें कि सी जो है आपका उपभोग व्यय यानी कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को दर्शाता है, आई इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है, एक्स जो है आपका एक्सपोर्ट को दर्शाता है, और जी जो है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। तो यहाँ से हमसे पूछा था कि जो आपका आयात व्यय है, कुल आयात व्यय, इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, तो याद रखिएगा इसको एम से डिनोट किया जाता है। तो यही क्वेश्चन था, तो ये आप याद रखिएगा, चिंगम करके याद रखिएगा। सी से क्या क्या होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो जो आयात व्यय है इसको एम से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, जो कि एक व्यय मेथड का यहाँ पर जो है, व्यय मेथड से जो है राष्ट्रीय आय निकालने का एक तरीका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये तबला से संबंधित है, ठीक है। जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या था, तो उस्ताद अल्लाह रखा, जो कि तबला वादक ये भी थे, ठीक है। पंजाब घराना से बिलोंग करते हैं आपके जाकिर हुसैन। इनको जो है कई सारे पुरस्कार मिल चुका है, जो कि पद्म विभूषण जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, तो वो मिल चुका है 2023 में। इसके अलावा पद्म भूषण मिल चुका है जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2002 में, और पद्मश्री भी मिल चुका है 1988 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सब आपके पुरस्कार मिले। इसके अलावा इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है, लगभग 1990 में मिला है इनको, और ग्रैमी भी मिल चुका है इनको, लगभग 4 बार मिला है। 3 बार तो आपको 2024 में ही मिला है, ठीक है। कौन कौन सा एल्बम के लिए मिला है, तो पस्तो के लिए मिला है, इसके अलावा एज वी स्पीक के लिए मिला है, और द मोमेंट के लिए मिला है, ठीक है। तो ग्रैमी मिल चुका है, उसके बाद पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, और साथ ही साथ पद्मश्री। और कब कब मिला है ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है,
ठीक है। तो ये 3 तो 2024 में मिला है, और जो कि हम लोगों ने बोला था कि 4 आपका ग्रैमी मिला है इनको, तो 1 ग्रैमी आपका 2009 में ही मिला था इनको ग्लोबल डम प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये 4 आपको ग्रैमी याद रखना है। संगीत नाटक अकेडमी भी अवार्ड मिला है इनको। और इसके अलावा अगर पूछेगा फर्स्ट ग्रैमी किसको मिला था, तो फर्स्ट ग्रैमी आपके पंडित रविशंकर को मिला है, ठीक है। और पंडित रविशंकर किस चीज़ से संबंधित रखते हैं, तो सितार वादक है, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा वायलिन से अगर पूछेगा कि वायलिन से रिलेटेड कौन एक्सपोनेंट है, तो विजय जोग याद रखिएगा। इसके अलावा लाल गुड़ी जय नारायण थे वायलिन से संबंधित। गिटार से अगर पूछेगा तो ब्रजभूषण काबड़ा हो जाएगा। मोहन वीणा ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, पंडित विश्व मोहन भट्ट, लगभग फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही हम लोगों ने देखा था कि मोहन वीणा के एक प्रमुख एक्सपोनेंट है। इसके अलावा तबला का भी हम लोगों ने पढ़ा था, जाकिर हुसैन, फिर उस्ताद अल्लाह रखा, ठीक है। पंडित किशन महराज भी अब याद रखिएगा, तबला वादक ही हैं। शहनाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान याद रखिएगा, ठीक है, ये शहनाई वादक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर तो वही क्वेश्चन नंबर 1 का ही रिपीटेड था, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। बोर्ड 12 जुलाई 1982 को आरबीआई के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों का स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया है, तो इसका नाम क्या है, ये पूछ रहा है। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था, तो ये पूछ रहा है, तो ये नाबार्ड ही हो जाएगा, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो इसका हिंदी पूरा होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल एंड सॉरी नेशनल, यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, नहीं लिखा है क्या। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यही आपका जो है 12 जुलाई 1982 को जो है स्थापित किया गया था। इसके अलावा सेबी के बारे में याद रखिएगा। सेबी क्या होता है, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हिंदी होता है भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, ठीक है। गठन इनका कब हुआ था इसका, तो गठन हुआ था 1988 ईस्वी को, ठीक है। एक एक्ट आया था सेबी एक्ट 1992 को हुआ था, जिसके अंतर्गत ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी बना था, यानी कि वैधानिक अंग बना था ये, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ है सेबी का, तो मुंबई में है। अध्यक्ष कौन थे पहले, मतलब यहाँ पर जो है माधेपुरी बुच थी, जो कि एक फर्स्ट नॉन आईएएस अध्यक्ष थी और साथ ही साथ फर्स्ट महिला अध्यक्ष भी थी। तो सेबी के प्रथम याद रखिएगा माधवीपुरी बुच, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और शेयर बाजारी का नियंत्रण करना जो है सेबी के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा इसका काम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एंड शेयर मार्केट से रिलेटेड ये वर्क को देखता है सेबी। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को होता है। एक एक्ट आया था आरबीआई एक्ट 1934, उसके अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। फिर 1926 को याद कीजिएगा, इसके अंतर्गत एक हिल्टन यंग आयोग आया था, ठीक है। इसके अलावा चेयरमैन की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन अगर पूछेगा नॉन इंडियन, तो ऑसबर्न स्मिथ क्या है, स्टीम हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछेगा इंडियन वाला, तो इंडियन वाला तो याद ही होगा आपको सीडी देशमुख, ठीक है, फर्स्ट आपके चेयरमैन है इंडिया के। अगर आरबीआई एक्ट 1949 पूछेगा, तो इसके अंतर्गत आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। आगे तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देख लिया, सेबी देख लिया, उसके बाद आरबीआई देख लिया, अब सिडबी देखते हैं। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका गठन कब किया गया, तो 1990 में हुआ था। मुख्यालय इसका लखनऊ में है। और अगर बात करेंगे नाबार्ड की, तो नाबार्ड जो है इसके अंतर्गत एक प्रोग्राम चला था एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 में। इसका गठन किस समिति के सिफारिश पे हुआ था, तो बी शिवरमन समिति के सिफारिश पे हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही हम लोग से पूछा था इसका गठन कब हुआ था, तो 1982 में हुआ था, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। चलो आगे बढ़ते हैं। आरआरबी की बात करते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म होता है रूरल क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका गठन जो है आपका सबसे पहले 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद यूपी में हुआ था, ठीक है। एक एक्ट आया था 1976, ठीक है, आरआरबी एक्ट। इसमें शेयर होल्डिंग की बात करते हैं कि शेयर होल्डिंग जो है किसके पास कितना शेयर है, तो अगर राज्य सरकार का पूछेगा तो 15% होता है। प्रायोजक बैंक यानी कि स्पॉन्सर बैंक जो होता है उसके पास 35% होता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके पास जो है 50% होता है शेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बोर्ड है कैडवर का तात्पर्य क्या है। तो कैडवर का मतलब होता है कि एक प्रकार का मृत मानव शरीर जिसका उपयोग शरीर रचना विज्ञान के लिए किया जाता है, इसको हम लोग कैडवर कहते हैं। तो डायरेक्ट इस चीज़ को आप रट लीजिए कि एक मृत मानव शरीर जिसका उपयोग शरीर रचना विज्ञान के लिए किया जाता है उसको कैडवर बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में, जिसमें कि ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के बात कही गई थी। तो उसी दिन से हम लोग जो है ओजोन डे के रूप में मनाते हैं, इंटरनेशनल ओजोन डे। ठीक है। ओजोन परत के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है आपका समताप मंडल में आपका जो उपस्थित होता है, रेंज इसका बात करेंगे तो 30 से जो 35 किलोमीटर का जो रीजन होता है उसमें आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है। ओजोन परत हम लोगों को जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना है, मतलब उसको हमारे तक पहुंचने से रोकता है, इसीलिए हमको ओजोन परत को जो है बचाना चाहिए। ठीक है। इसके लिए यहाँ पर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। बाकी अगर ओजोन परत की मोटाई की अगर मात्रक पूछेगा कि किस चीज़ में मापते हैं, तो डॉप्सन में मापते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो आपका ओजोन परत को डिस्ट्रॉय करता है, तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो भी हमारे मतलब मंडल है, ठीक है, एटमॉस्फेयर लेयर है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो क्षोभ मंडल आता है, फिर उसके बाद समताप मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल आता है, फिर उसके बाद आपका आयन मंडल आता है, या इसी को ताप मंडल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है बाह्य मंडल आता है। ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया लेयर्स। ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल की अगर बात करते हैं तो भूमध्य रेखा पर जो इसका मतलब होता है एक्सपेंशन 18 किलोमीटर तक होता है, और ध्रुव पर जो है 8 किलोमीटर होता है। तो एवरेज हम लोग बोल देते हैं कि 13 किलोमीटर का जो रेंज होता है वो क्षोभ मंडल का होता है। ठीक है। इसका जो इसमें जो ट्रोपोस्फेयर इसका इंग्लिश में नाम होता है, तो जो ट्रोपोस होता है इसका मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग। ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि जो ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोस का अर्थ क्या होता है, रीजन ऑफ मिक्सिंग, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। बाकी इसमें क्या होता है, क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाने पर जो है तापमान आपका घटता है। ठीक है। घटता है यानी कि जो घटता है इसी को हम लोग बोलते हैं लैप्स रेट बोलते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर जब ऊपर जाइएगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो आपका तापमान घटता है, इसी को लैप्स रेट कहते हैं। बाकी जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वो सब आपका क्षोभ मंडल में ही होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका समताप मंडल, जो कि आपका यहाँ पर 50 किलोमीटर तक के रेंज में होता है। इसी में आपको ओजोन परत पाया जाता है, जेट प्लेन वगैरह इसी में आपका उड़ता है। इसमें अपोजिट होता है, जैसे हम लोगों ने क्षोभ मंडल में पढ़ा कि ऊपर जाने पर नेगेटिव में होता है, मतलब तापमान घटता है, लेकिन यहाँ पर समताप मंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान आपका बढ़ता है। ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिर मध्य मंडल, जो कि 80 किलोमीटर तक के रेंज में होता है, सबसे ठंडी परत इसको बोलते हैं। ठीक है। ताप ऊपर जाने पे क्या होता है, घटता है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अल्टरनेट चल रहा है, पहले घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है। अभी फिर देखेंगे आगे हम लोग आयन मंडल में कि तापमान फिर बढ़ेगा। ठीक है। उल्का जो भी होते हैं यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाते हैं, तो याद रखिएगा मध्य मंडल में ही ये उल्का जो होते हैं वो ख़त्म होता है। उसके अलावा आयन मंडल फिर आता है, आयन मंडल जिसको कि ताप मंडल भी कहते हैं। तो इसमें जो है आयन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको आयन मंडल भी बोलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ये हीटेड होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर की ओर जाने पर तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब इसी लेयर में होता है ये चीज़। ठीक है। फिर इसके बाद आपका वायुमंडल होता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आयन मंडल तक आपको यहाँ पर पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर, FDI का अर्थ क्या होता है? तो FDI का अर्थ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात कर लेते हैं तो अभी करंट में अगर बात करेंगे डिफेंस सेक्टर में ये जो है 74% है। ठीक है। उसके पहले हम FDI पढ़ने से पहले ये भी चीज़ याद रखना है कि एक होता है BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको कि भुगतान संतुलन कहते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, एक आपका होता है चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता, यानी कि करंट अकाउंट, और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट होता है उसमें आपका व्यापार के अंतर्गत आता है, जैसे कि इसमें वस्तुएं आता है और सेवाएं आती है। तो वस्तुएं को उसको दृश्य कहते हैं और सेवाओं को अदृश्य बोलते हैं। बाकी जो पूंजी खाता होता है उसके अंतर्गत निवेश आता है। अब निवेश भी दो तरह का होता है, एक हम लोगों ने अभी पढ़ा था फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो, और एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसी को हॉट मनी भी कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को। ठीक है। तो FDI आपने देख लिया कहाँ से निकल के आया था। बाकी ये जो आपका बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये क्या होता है, तो किसी देश और दूसरे देश के बीच होने वाला जो लेन देन होता है उसका एक घटक होता है। ठीक है। BOP। ठीक है, ये BOP होता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बोल रहा है किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये तो आपको पता होगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है। इसी को सुबह का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है और शाम का तारा भी कहा जाता है। इसी को H2SO4 के बादल होते हैं, इसलिए इसका जो कलर होता है येलो आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इसका जो घूर्णन होता है वो सबसे धीमा होता है, मतलब अपने एक्सिस पर जो घूमता है तो काफ़ी धीरे ये घूमता है। ठीक है। लगभग अगर बात करेंगे ये कितना टाइमिंग लेता है, लगभग ये आपका 243 दिन लेता है। जो अर्थ डे है 243, उस उतना दिन ये लेता है एक एक्सिस पे घूमने में। ठीक है। तो समझ सकते हैं काफ़ी धीमा है ये।
बाकी इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग वरुण के बारे में, तो वरुण जो है सबसे दूर का ग्रह है सूर्य से, और इसका रेवोल्यूशन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सूर्य का चक्कर लगाने में ये 164 साल लेता है। ठीक है, अगर बात करेगा सबसे कम कौन लेता है, तो सबसे कम आपका अर्थ, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, मरकरी लेता है, 88 दिन लेता है। ठीक है, सबसे कम 88 दिन इसका, और रेवोल्यूशन अगर पूछेगा तो 164 साल। बाकी घूर्णन अगर बोलेगा सबसे धीमा 243 दिन वेनस का होता है, और सबसे अगर तेज़ बोलेगा तो वो आपका हो जाएगा ये इसका क्या बोलते हैं, बृहस्पति जुपिटर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो वरुण के बारे में 2 फैक्ट याद हो गया होगा आपको। अरुण के बारे में याद रखिएगा कि ये हरा ग्रह होता है, क्योंकि मेथेन की उपस्थिति होती है, इस कारण से इसको जो है और मतलब हरा ग्रह कहते हैं। बाकी इन इसका जो खोज है वो अर्बेन लेवेरियर ने किया था। ठीक है, अरुण का ये भी आप याद रखिएगा। अरुण को यूरेनस कहा जाता है, वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। बाकी मंगल की बात करेंगे तो ये आपका लाल ग्रह है। ठीक है, इसके दो दो उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। अगर पूछेगा कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका उपग्रह नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका बुध और शुक्र। ठीक है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी पृथ्वी के पास आपका एक उपग्रह है, ये भी याद होना चाहिए। इसके अलावा अ, 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका आपका जो रोटेशन होता है, मतलब अपने एक्सिस पे, वो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। ठीक है, बाकी जितने भी है वो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर करता है, लेकिन 2 आपका है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, वो आपका शुक्र और अरुण याद रखना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा याद रखना है आपको कि एक क्वीपर बेल्ट होता है। ठीक है, सॉरी कुइपर बेल्ट नहीं, पहले तो एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, कुइपर बेल्ट तो आपका ये बाहर होता है। तो ये वाला जो होता है आपका, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, इसके पहले वाले जो 4 ग्रह है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, यानी कि स्थलीय ग्रह। और बाकी जो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर के जो ग्रह हैं, ठीक है, इसको हम लोग जो बोलते हैं जोवियन या फिर गैसियस, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर गैस के बने होते हैं। ठीक है, और ये जो जुपिटर और जो सैटर्न है इसको गैसियस बोलते हैं, और बाकी ये जो यूरेनस और नेपच्यून बोलते हैं इसको हम लोग गैस जायंट बोलते हैं, या सॉरी आइस जायंट बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों को बोलते हैं गैस जायंट, जुपिटर और सैटर्न को। इसके अलावा बात करेंगे अर्थ का जो सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी होता है, और सैटर्न का सबसे कम डेंसिटी होता है। ठीक है, यहीं पे आपका एक ड्वार्फ प्लैनेट होता है एस्ट्रॉइड बेल्ट में, जिसका नाम सेरस होता है। बाकी क्विपर बेल्ट के बाहर जो आपका ये होता है प्लैनेट, ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट, जिसका नाम होता है प्लूटो, हाउमिया और मेकमेक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी प्लूटो को आपको पता होगा, पहले ये हम लोग का सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट था, लेकिन इसको 2006 में हटा दिया गया प्लैनेट की संज्ञा से। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जुपिटर की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो जुपिटर के कुछ 4 बड़े उपग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा, लो हो जाएगा, यूरोपा हो जाएगा, गैनमेड हो जाएगा और कैलिस्टो हो जाएगा। तो इन सब को हम लोग जो है गैलीलियन सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, क्योंकि चारों की खोज जो है गैलीलियो ने किया था। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ, बाकी एक और चीज़ जो आपका सैटर्न है, सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। ठीक है, इसमें जो ये रिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसका खोज हाइजेंस ने किया था। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें, बस इतना आपको याद रखना है इस चीज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। 10 नंबर बड़ा 12 अगस्त फिल इन द ब्लैंक्स को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। ठीक है, मतलब मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, कब किया था, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को किया था। ठीक है, अब इसके पीछे की थोड़ा सा हिस्ट्री सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, और यही आपका भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत भी माना जाता है। ठीक है, तो ये प्लासी के युद्ध में क्या होता कि सिराजुद्दौला जो था और जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, उन दोनों के बीच में मतलब युद्ध होता है, क्योंकि जो फारूक सियर था वो उसने फरमान जारी कर दिया था, जिसके अंतर्गत मतलब कम पैसों में जो है ट्रेड करने का मतलब उसने मोनोपोली दे दिया था कि आप यहाँ पर करिए ट्रेड। लेकिन सिराजुद्दौला को जो ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ इसने युद्ध छेड़ दिया सिराजुद्दौला ने। ठीक है, और सिराजुद्दौला ने ही आपको पता होगा कि काल कोठरी मतलब जो मतलब काफ़ी सारे जो है ब्रिटिशर्स को जो है ब्रिटिशर्स सैनिकों को मतलब जो आपका यहाँ पर होगा ब्लैक होल ट्रेजेडी, मतलब फोर्ट विलियम जो आपका किला था वहाँ पर काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिससे मतलब घुटन से जो है मर गया था। और तो इसके फिर फलस्वरूप आपका जो है ये प्लासी का युद्ध होता है स्टार्ट सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है, क्योंकि जो मीर जाफ़र इसका जो सेनापति था वो इसको धोखा दे देता है। वो ब्रिटिशर्स जो रॉबर्ट क्लाइव होता है उससे मिला होता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो है हार जाता है सिराजुद्दौला। और इस समय अगर बात करेंगे मुगल शासक कौन था, तो मुगल शासक आपका आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, तो पहला प्लासी का युद्ध हार जाता है यहाँ पर, फिर इसके बाद मीर जाफ़र को जो है यहाँ पर आपका बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद मीर जाफ़र को भी हटा दिया जाता है, फिर मीर कासिम आ जाता है वहाँ पे। फिर मीर कासिम फिर यहाँ पर जो है युद्ध छेड़ता है। इस समय आपका जो है मीर कासिम अकेले नहीं बल्कि शुजाउद्दौला जो कि उस समय का अवध का नवाब था, और शाह आलम जो थे जो कि मुगल शासक था, तो उससे मिल करके जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पर जो युद्ध छेड़ा। लेकिन उस समय उसको लीड कौन कर रहा था, मुनरो। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो है मतलब ब्रिटिशर जीत जाते हैं,
और जो आपका मीर कासिम होता है वो भाग जाता है और जो शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय बचता है। तो इससे जो है जो मुनरो सॉरी ब्रिटिशर्स जो होता है मतलब इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है आपका इलाहाबाद की संधि करता है, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पर बंगाल में द्वैध शासन जो है लागू होता है, जिसके अंतर्गत जो है आपका जो रेवेन्यू वाला पे जो अधिकार होता है ब्रिटिशर्स का होता है और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशंस वाला पे होता है उस पर जो है आपका जो आपका मुगल है वो आपको देखेगा। ये चीज़ आपका डिसाइड हुआ था द्वैध शासन वाले में, ठीक है। एंड याद रखिएगा कि ये जो है आपका दीवानी राइट्स होता है वो अंग्रेज़ों को मिला था। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया। कहाँ कहाँ का मिला था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। बाकी जो निजामत सिस्टम है इसके अंतर्गत जो है मतलब 50 लाख की क्षतिपूर्ति जो है मतलब यहाँ पर जो है मांगी गई थी यहाँ पर, ये संधि के तहत इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि द्वैध शासन को बाद में जो है 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी मैंने बता दिया आपको। फोर्ट विलियम में प्लासी का युद्ध के दौरान ये हुआ था, ठीक है। मतलब कौन किया था? तो ये जो पहला आपका जो था क्या नाम था इसका? सिराजुद्दौला, ठीक है, इसने किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1905 में, याद रखना आपको। इसी समय आपका बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन इस समय था, ठीक है। घोषणा तो हुई थी जुलाई में लेकिन लागू हो गया था अक्टूबर में। इसके अलावा 12 नंबर, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो 1915 में, 9 जनवरी 1915 आपको याद रखना है। और 9 जनवरी को ही हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। बता दें आपको दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी ने नेटल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया था, फोनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था, टॉलस्टॉय फॉर्म का मतलब बनाया था। इसके अलावा भारतीय राय समाचार पत्र भी यहाँ पर जो है निकाला था महात्मा गांधी ने। इसके अलावा बता दें आपको महात्मा गांधी के बारे में, जो पहला आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था इनका वो था आपका चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में हुआ था 1917 में। तीन गठिया व्यवस्था के विरुद्ध था, मतलब जिसमें 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करवा रहे थे जबरन अंग्रेज। तो उसके खिलाफ राजकुमार शुक्ल जो कि वहाँ पर थे, उसने यहाँ पर महात्मा गांधी को बुलाया था और ये आपका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। इसके बाद आपका जो सेकंड आपका जो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि 1918 ईस्वी में चला था। मिल कर्मचारी जो है उस समय वेतन में 50% की वृद्धि करने की मांग कर रहे थे। तो जो आपके मिल कर्मचारी मतलब वहीं पर जो मिल का मालिक था, ठीक है, उन्हीं के बहन थी अनुसुईया साराभाई, उसने जो है गांधी जी को यहाँ पर आमंत्रित किया था। और ये आपका पहला असहयोग आंदोलन था, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो आपका वेतन 50% तो नहीं लेकिन लगभग 35% जो आपका बढ़ा था, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका खेरा सत्याग्रह, जो कि गुजरात में ही आपका जो है 1918 में चलता है, ठीक है। ये पहला भूख हड़ताल था महात्मा गांधी का। किस लिए था? तो कर माफ़ के लिए। मतलब महात्मा गांधी ने बोला था कि इस समय जो है मतलब वर्षा अच्छा नहीं हुई है, मतलब फसल अच्छा नहीं हो पाया है, तो उसके लिए जो भी आपका कर वगैरह है वो माफ़ कर दीजिए। तो उसके लिए जो है आपका खेरा सत्याग्रह आया था, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, किसानों के लिए। आगे आते हैं, इनके राजनीतिक गुरु तो आपको पता ही होगा, गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने 1905 ईस्वी में जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी करके इनका गठन किया था। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर बोर्ड है, कौन सही है? ठीक है, 2011 में भारत में मृत्यु दर 7.2 प्रति 1000 है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है ये वाला, ठीक है। इसके अलावा सॉरी 72 होगा ना, 72 होगा, 7.2 नहीं 72, ठीक है। इसके अलावा 2012 में जन्म के समय जो है जीवन प्रत्याशा वर्ष कितना था? 72.6 था? तो नहीं, गलत था, यहाँ पर 65.6 वर्ष था। तो हम लोग का पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, ठीक है, क्योंकि 72.6 जो है आपका जीवन प्रत्याशा दर नहीं थी, ये आपका 65.5 वर्ष था, जिसमें कि 1000 जन्म में कितने जीवित है इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर अगर पूछेगा 2011 के अनुसार तो 44 थी, और अगर पूछेगा अंडर 5 ईयर एज तो ये आपका 55 था 2011 जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट आता है 14 नंबर बोर्ड है, विश्व भर में हिरोशिमा दिवस जो है किस महीने में मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस की बात करेंगे तो ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। एक होता है नागासाकी डे भी, जो कि आपका अगस्त में ही होता है लेकिन 9 अगस्त को, क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो यूएसए था आपका, वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है 2 बम गिराता है। तो जो हिरोशिमा पे गिरता है उसको लिटिल बॉय कहते हैं, और नागासाकी पे जो गिरता है उसको फैटमैन कहते हैं। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिरा था और 9 अगस्त को ये नागासाकी पे गिरा था, ठीक है। तो 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा डे के उपलक्ष्य में मनाते हैं, और नागासाकी डे जो है आपका 9 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। और नागासाकी पर जो है जो हिरोशिमा पर बम गिरा था उससे 40% ज़्यादा एफिशिएंसी वाला जो है बम गिराया गया था, ठीक है, जिसमें कि आपको पता होगा काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। तो ये चीज़ आपका है, तो इसलिए यहाँ पर 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को जो है नागासाकी डे मनाते हैं। आगे है, प्रतिशत को कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के औसत मूल्य के रूप में लिया जा सकता है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मौजूद होता है और उपभोक्ताओं के अगले स्तर पर पहुंचता है। मतलब एनर्जी लॉस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर जो आपका फूड
जो पिरामिड होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, जिसमें आपका जो एनर्जी का लॉस होता है कितना परसेंट होता है, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में। 90% लॉस होता है, यानी कि 10% ऊर्जा का स्थानांतरण जो है आपका होता है इसमें। कुछ इस तरीके से होता है। जो सबसे नीचे वाला होता है उसमें उत्पादक होता है, जिसमें स्वपोषी आते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोग जो कि शाकाहारी होते हैं। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता जो कि मांसाहारी होते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता जो कि आपका सर्वाहारी होते हैं। एनर्जी लॉस कितना होता है, तो 10% का होता है, ठीक है। बाकी ये जो एनर्जी पिरामिड है वो किसने दिया था, तो रेमंड लिंडमैन करके था, इन्होंने दिया था। और पिरामिड की नंबर की बात करेंगे तो ये किसने दिया था, तो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। इसने कहा था कि मतलब इसमें जो है सबसे कम, मतलब जो नीचे है सबसे ज़्यादा इसमें होगा, ठीक है, नंबर, मतलब उपभोक्ताओं की, ठीक है। उसके बाद ये वाला आएगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो है नंबर भी यहाँ पर जो है घटता जाता है। ये आपका जो है चार्ल्स एल्टन ने दिया था, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना कि ऊपर जाने पर घटता है, ठीक है। बाकी ये जो कार्बनिक पदार्थ है उसका, उसको बायोमास कहते हैं। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 17 नंबर, बोला भारतनाट्यम जो है दक्षिणी भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। मतलब दक्षिण भारत का कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम, तो तमिलनाडु आपको पता होना चाहिए। टोटल शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करेंगे तो 8 शास्त्रीय नृत्य जो कि संगीत नाटक अकादमी ने बताया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका संस्कृति मंत्रालय है इसने 9 बताया, क्योंकि इसने 6 जो है आपका, इसको भी शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दे रखी है। लेकिन हम लोगों का संगीत नाटक अकादमी 8 को ही मान्यता देता है, ठीक है। बाकी भरत मुनि आपको याद रखना चाहिए कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार है, और नाट्य शास्त्र से ही हम लोग को जो है शास्त्रीय नृत्य के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसी को पांचवा वेद भी कहते हैं, जो नाट्य शास्त्र है। इसके रचनाकार कौन है, भरत मुनि है। इसके अलावा इंडिगो अडिगल जिन्होंने शिलापतिकम की रचना की थी, जो कि एक प्रकार का तमिल महाकाव्य है, ठीक है। बाकी भरतनाट्यम से अगर पूछेगा कि कौन कौन से एक्सपोनेंट है, तो इसको याद करने का ट्रिक है, भरत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपने माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और अपने सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों के साथ मतलब बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धन ला करके सो गया। तो इसका याद है, जैसे रुक्मणी देवी से आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएगा, जो कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड फर्स्ट वीमेन थी, ठीक है। कला के क्षेत्र में नॉमिनेट किया गया था इनको। पदम से आपका हो जाएगा पदम सुब्रमण्यम, ठीक है। उसके बाद आपका सुंदर से हो जाएगा मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ठीक है। उसके अलावा अगर पूछेगा यहाँ पे साड़े से हो जाएगा मल्लिका साराभाई और मृणाल साराभाई, ठीक है। दोनों आपका भाई बहनी है, ठीक है। उसके अलावा कथक खली मृणालिनी साराभाई जो है वो आपका मतलब भरतनाट्यम से तो संबंधित है ही, कथकली से भी यहाँ पर जो है एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछेगा यहाँ पर मल्लिका साराभाई के बारे में, तो ये आपके भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपोनेंट भी हैं जो कि एक से ज़्यादा शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बाल कृष्ण लीला से हो जाएगा लीला सैमसन, और धन से हो जाएगा यहाँ पर वीपी धनंजन, ठीक है। इसके अलावा शांता भी याद रखिएगा, भरतनाट्यम से ही यहाँ पर जो है एसोसिएटेड है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में याद रखिएगा कि ये जो आपका भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी से आपका जो यहाँ पर रिलेटेड है। इनको पद्म विभूषण सम्मानित किया जा चुका है 2016 में, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और भरतनाट्यम के लिए इनको जो पद्म भूषण भी मिल चुका है 2001 में, ठीक है। बाकी भरतनाट्यम के बारे में ये भी चीज़ याद रखिएगा कि इसका जो दूसरा नाम है सादी रट्टम भी है, ठीक है। इसको एक हारे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक अकेले जो नृत्य किया जाता है, ठीक है। और बता दें कि जो भरतनाट्यम है 1910 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ों ने इस पर बैन लगा दिया था, ये भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी भरतनाट्यम को दासी अट्टम भी कहा जाता है। इसके अलावा जो मोहिनी अट्टम है, ठीक है, मोहिनी अट्टम को भी दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम को भी दासी अट्टम और मोहिनी अट्टम को भी दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। बाकी अगर पूछेगा मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, मतलब लोक नृत्य बोला सॉरी शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल का है। केरल का एक और है कथकली भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों आपका केरल का है। बाकी सोनल मानसिंह की अगर बात करेंगे तो सोनल मानसिंह के बारे में याद रखिएगा, ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से आपका एसोसिएटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली भारत्तोलन कोच कौन थी, ठीक है। पहली महिला भारत्तोलन कोच 2000 में, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है हंसा शर्मा थी, ठीक है। अब ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है, तो जो कोच होता है, ठीक है, कोच मतलब जो किसी भी स्पोर्ट्स में जो गुरु होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, इसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका शुरुआत जो है 1985 में हुआ था। तो उस समय 3 लोगों को मिला था। पहला बालचंद्र भास्कर को मिला था कुश्ती के लिए, ठीक है। और दूसरा जो ओपी भारद्वाज को मिला था, बॉक्सिंग कोच थे वो। और तीसरा जो कि ओम नाम्बियार को मिला था, जो कि एक एथलेटिक्स है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है अगर महिला पूछेगा, ठीक है, पहली महिला भारोत्तोलन कोच कौन थी, तो हंसा शर्मा थी। 2000 में इनको जो है मिला था। आगे, मांग वक्र और आपूर्ति वक्र दोनों में एक साथ बदलाव निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है। तो ऑलरेडी देखिए मांग वक्र और आपूर्ति वक्र हम लोग यहाँ पर जो देखे हैं,
तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मांग वक्र और आपूर्ति वक्र को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है आपका मांग वक्र। इसमें एक साइड आपका प्राइस होता है और एक साइड आपका मात्रा होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मूल्य को हम लोग बढ़ाते हैं तो आपका जो मात्रा होता है, मतलब परचेज करने का जो कैपेसिटी होता है, वो आपका मतलब गिरता है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट में अगर दाम बढ़ गया है तो आप कोई चीज़ कम खरीदोगे। तो जो मांग वक्र होता है वो आपका निगेटिव स्लोपिंग होता है, यानी कि निगेटिव की तरफ होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर पूछेगा यहाँ पर सप्लाई कर्व की, तो ठीक है, सप्लाई कर्व की अगर बात करेंगे तो इसमें इंक्रीजिंग होता है। क्योंकि मान लीजिए कि आप सप्लायर हैं, अगर मान लीजिए कि मार्केट में उस जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसका मूल्य बढ़ रहा है, तो आप ज़्यादा आपको उसको उत्पादन कीजिएगा। ठीक है, मतलब सप्लाई बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मूल्य बढ़ाने से सप्लाई क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड वाला कम हो जाता है। तो ये आपका डिमांड वाला निगेटिव स्लोपिंग होता है, और जो ये आपका होता है, मतलब क्या बोलते हैं, सप्लाई वाला जो होता है वो पॉजिटिव स्लोपिंग होता है। ठीक है, और अगर पूछेंगे यहाँ पर कि शिफ्टिंग क्या होता है, ठीक है, तो शिफ्टिंग की अगर बात करेंगे, यानी कि जब जब देखिए मांग अगर कम होता है तो ये जो शिफ्टिंग होता है आपका लेफ्टवर्ड होता है या इनवर्ड इसको बोलते हैं। और मांग अगर ज़्यादा होता है तो ये जो मतलब जो कर्व होता है वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों जहाँ पर मिलता है, जैसे मान लीजिए कि जो सप्लाई कर्व है और डिमांड कर्व दोनों जहाँ पर मिलता है, इसको हम लोग जो है सामान्य बिंदु बोलते हैं। ठीक है, बाकी मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट जब प्राइस बदलता है और प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, ये सब चीज़ें होती है, मतलब प्राइस के घटने बढ़ने से होता है, तो ये मूवमेंट कहलाता है। और शिफ्टिंग अगर पूछेगा तो शिफ्टिंग का मतलब होता है जब मूल्य के अलावा कुछ और चीज़ें में चेंजेस होता है, तो उसको हम लोग शिफ्टिंग बोलते हैं। तो हमसे क्या यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, बोल रहा है आपूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये सही है। आपूर्ति और मांग वक्र दोनों बाईं ओर शिफ्ट होते हैं, तो ये भी हो सकता है। आपूर्ति वक्र दाहिनी और तथा मांग वक्र बाईं ओर खिसकता है, तो ये भी हो सकता है, मतलब दाईं और बाईं दोनों तरफ में से खिसक सकता है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आपका ये जो प्राइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्या होता है, अभी हम लोगों ने बताया था ना आपको कि मूल्य बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपूर्ति भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड जो है आपका, सॉरी राइट साइड आपका जो है हो जाएगा, यानी कि शिफ्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर घटेगा तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो दोनों तरफ तो हो सकता है, तो ये हमसे पूछा था, तो इसलिए तीनों यहाँ पर जो ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अलकनंदा नदी जो है भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है। तो ये चीज़ का क्वेश्चन है देवप्रयाग, लेकिन इसके अलावा जो आपके पंच प्रयाग है उसके बारे में भी याद रखना है। तो कुछ इस तरीके से होता है, सबसे पहले इसमें जो एक मेन रिवर याद रखना है अलकनंदा, जो कि स्वतःपंथ ग्लेशियर से आता है। फिर इसमें जो है आपका धौली गंगा आकर के मिलती है, नंदाकिनी मिलती है, पिंडर नदी मिलती है। फिर इधर से आपका मंदाकिनी नदी निकलती है चोरबाड़ी हिमनद से। ठीक है, और गोमुख ग्लेशियर से आपका जो है भागीरथी नदी मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है इसको हम लोग देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब नदियाँ भी जहाँ पर मिलती है इसको भी हम लोग कुछ प्रयाग के नाम से जानते हैं। देखिए अलकनंदा सब में कॉमन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है डी यानी कि जो है आपका धौली गंगा अगर मिलती है तो इसको हम लोग जो है विष्णु प्रयाग बोलते हैं। अगर हम लोगों का नंदाकिनी नदी मिलता है तो इसको नंद प्रयाग बोलते हैं। पिंडार नदी मिलती है तो इसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं। एम से हो जाएगा यहाँ पर मंदाकिनी नदी अगर मिलेगा तो रुद्र प्रयाग हो जाएगा, और बी से आपका भागीरथी हो जाएगा जहाँ पर देव प्रयाग। तो हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था अलकनंदा भागीरथी से कहाँ मिलती है, तो देव प्रयाग में। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं डी भी। ठीक है, बी से विष्णु प्रयाग और डी से आपका क्या हो जाएगा, डी से आपका क्या था, धौली गंगा। ठीक है, एन से आप याद कर सकते हैं, एन से नंदाकिनी और नंद प्रयाग। पी से आप याद कर सकते हैं यहाँ से पी के मूवी आपने सुना होगा तो पी के याद कर सकते हैं, पी से पिंडार और के से कर्ण प्रयाग। और एम आर का एक एग्जाम होता है नेवी एम आर, तो वैसे आप याद कर सकते हैं। तो एम से मंदाकिनी और आर से रुद्र प्रयाग। और बी डी याद कर सकते हैं ऐसे, बी से आपका हो जाएगा कौन सा, भागीरथी। और डी से देव प्रयाग। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये पांचों प्रयाग आपको जो है याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कार्य की इकाई क्या होती है। कार्य की इकाई की अगर पूछेंगे तो ये जूल होता है, ऐसा यूनिट। और अगर सीजीएस पूछेगा तो ये अर्ग होता है। ठीक है, इसके अलावा वाट का पूछेगा ऐसा यूनिट तो शक्ति होता है। डेसिबल किसका होता है, तो ध्वनि तीव्रता का होता है। एम्पियर किसका होता है, तो यहाँ पर जो है विद्युत धारा का होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछेगा प्रतिरोध का क्या होता है तो ओम होता है। और अगर पूछेगा यहाँ पर कि एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है तो 746 वाट होता है। अगर किलो वाट में पूछेगा तो 0.746 किलो वाट, बस इसको 1000 से भाग दे दिया जाता है। ठीक है, एक कैलोरी में कितना जूल होता है तो 4.28 जूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी लेंस की क्षमता क्या होती है तो डायोप्टर होती है। चालकता को जो है हम लोग सीमेंस बोलते हैं, या फिर हम इसको ओम इनवर्स बोलते हैं, या फिर मोहो बोलते हैं। ठीक है, चालकता को, कंडक्टिविटी को। बाकी अगर प्रतिरोधकता पूछेगा रेजिस्टिविटी तो ओम मीटर होता है। और अगर सिर्फ यहाँ पर विभवांतर पूछेगा, ठीक है, तो वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का ऐसा ही मात्रक है। और पार्सेक जो है आपका, ये भी आपका दूरी का ही एक इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा पास्कल किसका होता है तो दाब का होता है। ठीक है, दाब का पास्कल।
आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर बोला पौधे में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग जो है भोजन का संग्रहण करता है। ठीक है, मतलब जाइलम का काम क्या है, तो जल और खनिज का ये जो है स्थानांतरित करता है। वहीं अगर फ्लोएम का पूछता हो तो ये भोजन का हो जाता है। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा हो जाएगा यहाँ पर। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो संग्रहण करता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा जाइलम के बारे में, ये जो आपका पैरेन्काइमा जो होता है, जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम का एक पार्ट होता है जो कि आपका एक ओनली लिविंग आपका होता है सेल जाइलम में। ठीक है, बाकी अगर बात करेंगे फ्लोएम में तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका फ्लोएम फाइबर होता है, सी वेडिया होता है, सी प्लेट होता है, कंपेनियन सेल होता है। तो इसमें जो आपका ये फाइबर होता है फ्लोएम फाइबर, ये सिर्फ आपका डेड होता है, बाकी सब आपका जो है इसमें लिविंग सेल होता है। लेकिन जाइलम वाले में फाइबर, ट्रैकाइड्स, ठीक है, परफोर्शन प्लेट्स, ठीक है, इसके अलावा जो आपका पैरेन्काइमा होता है जिसमें से पैरेन्काइमा सिर्फ आपका लिविंग होता है, बाकी सब आपका डेड होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा 23 बोल रहा है कि किस चीज़ की बीमारी को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो मोतियाबिंद याद रखिएगा, इसको चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है, इसके लिए सर्जरी करवाना पड़ता है। इसी के अलावा प्रेस बायोपिया जो होता है जिसको कि हम लोग जो है चश्मा लगा करके कर सकते हैं, इसको सही द्विफोक्सी लेंस का यूज करना पड़ेगा, अवतल और उत्तल। इसमें क्या होता है कि ना तो दूर का दिखता है ना तो पास का दिखता है। ठीक है, दीर्घ दृष्टि में आपका होता है कि दूर का दिखता तो है लेकिन निकट का नहीं दिखता है, तो इसको बोलते हैं दूरदर्शिता, और इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। वही निकट दृष्टि दोष अगर बोलेगा इसको मायोपिया बोलते हैं, तो इसमें आपका निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, तो इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोमा और ट्रैकोमा दो और ऐसे जो है नेत्र से संबंधित बीमारी है, जो कि ग्लूकोमा वंशानुगत होता है लेकिन ट्रैकोमा जो आपका बैक्टीरिया जनित रोग होता है, इनका आपका इलाज अभी तक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी ये क्यों होता है, तो ये आपका आँखों में दबाव बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व्स होता है, ठीक है, वो आपका डैमेज हो जाती है इस कारण से, और अभी तक इसका इलाज नहीं संभव है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गोल्जी उपकरण में परिपक्व चेहरा जो होता है वो क्या होता है। मतलब देखिए दो चीज़ें इसमें होती है, गोल्जी अपैरेटस जो होता है इसके दो फेस होते हैं। ठीक है, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। तो ये जो ट्रांस फेस होता है ये इधर की ओर होता है, और ये जो है आपका कनकेव होता है, यानी कि अवतल होता है। और हमसे यही पूछा था यहाँ पर, मैच्योर फेज वाला ही पूछा था, तो मैच्योर फेज वाला अवतल इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो सिस वाला जो फेस होता है जो कि आपका कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स मतलब कि इस तरीके से अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आपका सिस फेस, सॉरी 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 गलती बोल दिया मैंने यहाँ पे, कुछ इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, ये होता है आपका उत्तल। ठीक है, और इधर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो सिस और ट्रांस याद रखिएगा, सिस वाला कन्वेक्स होता है और ट्रांस वाला जो आपका कनकेव होता है। आगे आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले का जलना कैसा अभिक्रिया है। तो ये आपका देखिए सबसे पहला चीज़ तो कि ये दहन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि दहन अभिक्रिया पता होगा ना, कोयले का जलना दहन अभिक्रिया है। इसके साथ साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट निकलता है, और जब भी ऊष्माक्षेपी और दहन अभिक्रिया होता है इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ऐसे आप संयोजन अभिक्रिया याद रखिएगा कि कोयले का जलना कैसा अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, और ये सब है। बाकी ये था आज का लेक्चर, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।